नमस्ते विद्यार्थी मित्र, मैं आपका जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 5वीं कक्षा में व्याकरण का चैप्टर सिखलाने वाली हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला है। तो वर्णमाला वैसे तो आपको पता होगा वर्णमाला में, क्योंकि बचपन से ही हम वो चीज़ सीखते हैं, लेकिन वो वर्णमाला है ये जानकारी हमें नहीं होती है। तो आज हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला, तो उसका अर्थ देखते हैं हम पहले। नहीं, सबसे पहले वर्णमाला का तो अर्थ देखेंगे, उसके पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको 5वीं, 6वीं, 7वीं या तो फिर आप कोई अदर एग्ज़ाम भी देखते हैं ना जनरल नॉलेज की, तो सब लोगों को ये पता नहीं होता कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये आप अदर एग्ज़ाम भी दोगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाए तो आप अभी सीखोगे तो तब आपको यूज़ होगा कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब हम वर्णमाला का अर्थ देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, जो आप बचपन ही सीख चुके हो। जैसे कि वर्णमाला का अर्थ, वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि वर्णों का समूह क्या है। आपके दिमाग में आएगा कि वर्णों का समूह क्या है। तो वर्णों का समूह जैसे कि अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, ये वर्णों का समूह है। ये स्वर के वर्ण थे और ऐसे ही व्यंजन के वर्ण आएंगे क, ख, ग, घ, च, छ, प, फ, ब, भ, म, प, फ, म, य, र, ल, व, श, ष, ह, ण, श, क, य। ये सारे वर्णों के समूह हैं। ये मैं थोड़ी स्पीड में बोल रही, तो मैं आपको शांति से बोल के बताऊंगी, ठीक है। तो वर्णों का समूह, तो स्वर और व्यंजन इसके 2 प्रकार हैं। तो उनमें जो आता है स्वर के वर्ण और व्यंजन के वर्ण, वो सारे समूह कहलाते हैं। तो वर्णमाला की व्याख्या बहुत इजी है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं, 5वीं क्लास में शायद न भी हो, पर आगे की क्लास में पूछा जाता है कि भाई वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब उसके प्रकार कितने हैं ये पूछते हैं एग्ज़ाम में कि भाई वर्णमाला के प्रकार कितने हैं। तो वर्णमाला के 2 प्रकार हैं। कौन से 2 प्रकार हैं? तो स्वर और व्यंजन। तो हम देखेंगे यहाँ पे आज स्वर और व्यंजन। अब स्वर का हमें पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण, क्या लिखा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। अब आपको थोड़ा ऐसा लगेगा जिन वर्णों का उच्चारण और स्वतंत्र रूप, ये सब क्या है। तो बहुत इजी तरीके से आप देख सकते हैं। जिन वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ये सारे वर्ण हैं। पर इसमें क्या लिखा है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र माने किसी के सहारे की जरूर न पड़े, इस तरह। तो स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। तो कैसे स्वतंत्र रूप से? जैसे कि अ बोलेंगे तो अ के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। अब कोई भी स्वर के ये 11 स्वर होते हैं, अम, आहा भी स्वर होते हैं, पर उसे अयोग वाह स्वर कहते हैं। ऐसे 13 स्वर हैं टोटल, पर ऐसे देखने जाएं तो 11 है। तो जैसे कि हम अभी ये बोल के आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये सारे जितने भी 11, 12 और 13 स्वर हैं, उसमें कोई भी वर्ण के दूसरे वर्ण का उपयोग नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। जैसे कि देखते हैं अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, आहा। तो इनको बोलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूर नहीं है। इसके साथ साथ हम व्यंजन का देख ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि स्वतंत्र रूप और सहारे की जरूर ये कैसे बन रहा है। तो ये आपने अभी पहले देखा स्वर, अब व्यंजन देखो तो दोनों आपको साथ में समझ में आएगी ये चीज़। तो व्यंजन की डेफिनेशन क्या है, यानी उसके अर्थ क्या निकलता है व्यंजन का? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से। अब जैसे कि व्यंजन का हमें बोलना है
तो हर एक जगह पे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, इसलिए ये स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। वो कैसे लेनी पड़ेगी, तो देखो पहले इसकी डेफिनेशन देख ले, फिर मैं आपको इसका उच्चारण दिखाती हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन एक साथ सीख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी ये चीज़। अब देखो स्वर वर्णों की सहायता, तो स्वर वर्ण हमें पता है कौन कौन से हैं, अ आ ई ये स्वर वर्ण है। तो अब हमें क बोलना है, मानो कि क बोलना है, तो क ऐसे बोलोगे तो अ का भी आएगा साथ में बोलने का, तो क, तो उससे क्या बनेगा, क प्लस अ, तो क्या बनेगा क। तो क के साथ अ भी बोलने में आता है, तो हमें किसकी सहायता की जरूरत पड़ी, स्वर वर्णों की। ओनली क ऐसे नहीं बोलोगे, अ बोलोगे तो किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल बोला जाता है, कंठ से आएगा अ, और क बोलोगे ना क, तो वो भी कंठ से ही आवाज़ आएगी, पर इसके साथ अ का उच्चारण भी होगा। ऐसे कोई भी आप, ये मैंने व्यंजन के वर्ण लिखे हैं सारे, कोई भी व्यंजन का वर्ण आप पढ़ोगे तो आपके हर एक में अ आ ऐसा उपयोग होगा। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये 33 व्यंजन। तो ये कोई भी अपन बोलते हैं, कोई भी वर्ण का उच्चारण करना है तो ये सारे स्वर वर्णों की सहायता से ही बोला जाएगा, उसके बिना बोल ही नहीं सकते आप। तो ये स्वतंत्र रूप माने कोई के सहारे की जरूरत न पड़ना, उस तरह से आप स्वर का उपयोग कर सकते हैं, और व्यंज स्वर वर्णों की सहायता से ही कर सकते हैं। तो बहुत सरल तरीके इसकी व्याख्या यानी अर्थ है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। सभी को ये समझ में आया होगा, लेकिन आप बार बार देखोगे ना आपको एकदम से पता चल जाएगा, स्वर और व्यंजन बहुत इजी है। ठीक है, तो अब हम आपको इसमें थोड़ा स्वर पे फिर से जाते हैं हम। तो ये अ आ ई उ री, तो ये री वाला है, तो वैसे आप गुजराती में बोलते हैं रू, पर हिंदी में रू नहीं बोला जाता, उसको री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, री। उसको लिखा ऐसे री, ये वाला री बोलेंगे। ठीक है, इसको रू बोलेंगे नहीं, हिंदी में री बोलते हैं। ऋषभ, किसी का नाम बोलना है वो गुजराती में बोलेंगे ऋषभ, पर हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋषभ। ठीक है, तो इस तरह री का उपयोग होता है। फिर हम आगे देखें, यह र में ऊ की जो मात्रा लगाई जाए, र में ऊ की यानी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाए तो कैसे लगेगी, बीच में लगेगी। कहाँ पे लगेगी, बीच में। ते ऐसे ही, ऐसे छोटा रू और बड़ा ऊ की मात्रा लगाई जाए तो इस तरह लगेगी। ऐसे नहीं लिखेंगे हम हिंदी में रुपया, ऐसा लिखना क्या होगा और रॉन्ग होगा। पर सही किस तरह लिखेंगे, इसके अंदर बीच में लगाया जाता है, ऊ की मात्रा र में कहाँ लगाई जाती है, बीच में, तो रुपया इस तरह लिखा जाता है। समझ में आया सभी बच्चों को, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप सभी को आएगा। तो हमने ये देखा र को री पढ़ा जाता है, और र के अंदर जब ऊ की मात्रा लगाई जाए तो हमेशा मध्य में लगती है, यानी कि बीच में लगाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि आहा, ये आहा है तो अ के ऊपर बिंदी लगाई गई है। अब ये बिंदी आपको पूछे अ के ऊपर जो है उसको क्या कहेंगे आप, तब से आप बोलेंगे बच्चे बिंदी कहेंगे, उसे बिंदी नहीं कहते, हिंदी भाषा में उसे अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, अ के ऊपर या कोई भी वर्ण के ऊपर बिंदी हो उसे अनुस्वार ही कहते हैं, लेकिन अपन नॉर्मल भाषा में उसको बिंदी बोलते हैं। लेकिन बिंदी ऐसे नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन सही अगर हिंदी भाषा से कहा जाए तो उसे अनुस्वार कहते हैं। काफ़ी सारे शब्द जैसे आते हैं, जैसे लिखा हो अंकिता, तो अंकिता, तो ये अनुस्वार का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से होता है, किसी में म भी होता है, किसी में न भी होता है। जैसे इसमें लिखा मैंने अंकिता,
अंकित लिख दिया, सुई बने, अंकित भी बनता है अंकिता। तो ये नाक से यहाँ पे झंझनाहट होती है थोड़ा बोलने में, अंकिता। तो इसका न जैसा उच्चारण होता है। समझ में आया सबको? जैसे रंजना, तो यहाँ पे लिखा रंजना, तो र के ऊपर भी जो अनुस्वार आया तो उसका भी न जैसा उच्चारण होता है। तो जो माथे पे बिंदी लगाई जाती है उसे बिंदी ना कह के हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्वार। अब ये दूसरा देखते हैं आगे कि अ के पीछे आप तो देखो ये 2 बिंदी लगी हुई है। तो ये बिंदी तो हम, अब आपको फिर पूछा जाए कि भाई अ के साइड में जो 2 बिंदी लगी है उसे हम क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे टीचर बिंदी बोलेंगे ना उसको। अरे उसको बिंदी नहीं कहते, उसको कहेंगे हम विसर्ग। क्या कहेंगे? विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग कहते हैं। अब आप सोचेंगे विसर्ग का उपयोग कौन शब्द है टीचर? ये तो ज़्यादा उपयोग होता ही नहीं है। इसका होता है कैसे? जैसे कि आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो नमः, तो न म और इसके पीछे से 2 बिंदी लगाते हो आप, तो इसका ह जैसा उच्चारण होता है। कैसा उच्चारण होता है विसर्ग का? ह जैसा उच्चारण होता है, नमः। और फिर और देखिए प्रातः काल, तो प्रातः काल, तो प्रातः, तो इसको ह अपने उच्चारण किया, प्रातः काल। तो ये जो साइड में जो बिंदी होती है उसे विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण ह जैसा होता है। कैसा होता है? ह जैसा। तो आज हमने अनुस्वार, विसर्ग और स्वर वर्ण के उच्चारण सीखे। फिर एक दूसरा सीखना है हमें, वो आप लोग मोस्ट ऑफ उसका उपयोग करते ही हो, जैसे कि ये वाला ऐसा। तो ये तो मोस्ट ऑफ सबको पता होगा, चंद्र बिंदी। ये नाम सबको पता है कि इसको चंद्र बिंदी कहते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लिखते हैं शब्द में 5। तब 5 लिखोगे तो ऊपर जो ये कहते हैं इसको बोलेंगे, इसको क्या कहते हैं? तो क्या टीचर ये तो कोई निशान है। अरे निशान नहीं है, उसको हम चंद्र बिंदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदी। और इसको दूसरा भी हम कहते हैं अर्धानुस्वार। क्या बोलते हैं? अर्धानुस्वार। काफ़ी सारे शब्दों में इसका उपयोग होता है। तो ये नहीं बोलना कभी कोई आपको पूछे ये किसका चिन्ह है तो तुरंत बोलना। क्या बोलोगे? इसको चंद्र बिंदु कहते हैं, अर्धानुस्वार कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम सही है। तो यहाँ पे ये चंद्र बिंदु तरीके से जाना जाता है। तो हमने आज स्वर में इसका अ से लेके अहम तक देखा और फिर व्यंजन की व्याख्या देखी। अब व्यंजन की व्याख्या में हमने ये सारी चीज़ें सीखी, क ख ग घ अंग। अब इसके वर्ण अलग अलग भागों में बेचा गया है, 5 भागों में। तो ये क ख ग घ अंग, इसको क वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? क वर्ण। फिर च छ ज ज इ, इसको बोलेंगे च वर्ण। ट ठ ड ढ ण, इसको बोलेंगे ट वर्ण। त थ द ध न, इसको बोलेंगे त वर्ण। प फ ब भ म, इसको बोलेंगे प वर्ण। य र ल व, ये कोई वर्ग में नहीं आता, पर ये 5 वर्ग में इसका उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए इसको 5 वर्गों में बेचा गया है। फिर श स ह, ये मिलाकर टोटल कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन होते हैं। पर और 4 भी व्यंजन हैं। कौन से 4 व्यंजन हैं? ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन कौन से? श, त्र, य और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और ये सिंपल जो यानी स्वर के माध्यम से उच्चारित होते हैं, ऐसे 33 व्यंजन हैं। और ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं वो स्वर के माध्यम से उच्चारण नहीं होते, वो स्वर व्यंजन के माध्यम से ही होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो भी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसका हम यह देख लें कि इसका उच्चारण किस तरीके किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने लिखा उच्चारण के आधार पर व्यंजन, कि भाई उसका उच्चारण कैसे करेंगे हम। तो कंठ द्वारा यानी गले से आवाज़ निकलेगी, तो वो कैसे निकलेगी? कंठ के द्वारा। तो इसको हम देखते हैं कि कंठ से
अ बोलोगे ना तो कंठ से आवाज़ निकलेगी। आ बोलोगे तो किससे आवाज़ निकलेगी? वो भी कंठ से। और क वर्ण वाले यानी ट ख ग घ, ये सब कंठ से आवाज़ नहीं। क ख ग घ, ये सारे कंठ द्वारा उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए इसको कंठ्य वर्णन कहते हैं। फिर ये और इसमें एक और भी है, ये जो क ख ग घ बोलोगे ना, इसमें जीभ आपकी थोड़ी नीचे मुड़ेगी, तो इसको जीवा मूल्य नाम से भी उपयोग किया जाता है, बोला जाता है। जैसे क ख, तो कंठ से तो बोला जाता है, वो उसकी जीवा थोड़ी नीचे मुड़ती है, इसे इसलिए जीवा मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम दूसरा देखेंगे तालव्य। तालव्य तो बोलेंगे जिन वर्णों का उच्चारण जीवा और तालु का स्पर्श होता है, यानी ये जीभ और तालु माने नीचे का भाग, तालु को स्पर्श करता है, उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। तो उसमें कौन से वर्ण आएंगे? तो एक तो य और श, य और श, ये जीभ आपकी नीचे तलवे पे टच होगी, तो य और श है। और कौन से हैं बाकी के? च वर्ण वाले। तो च वर्ण वाले कौन से हैं? च, छ, ज, ज और इ। तो ये जो च वर्ण वाले हैं, च, छ, ज, ज्य, तो ये क्या होगा? तालव्य वर्ण, जो जीभ के नीचे टच द्वारा बोला जाता है। देखो ये 3 प्रकार के श है ना, तो आप हमेशा उसमें गलती करते हो। तो ये वाला जो श है वो तालव्य श, यानी जीभ को नीचे टच करके बोलना है। नॉर्मली तीनों स बच्चे एक जैसा ही बोलते हैं, पर ये तीनों के उच्चारण अलग अलग स्थानों से बोला जाता है। तो ये वाला देखो, इसमें ये वाला श आया, तो यह श कौन सा बोलेंगे? तालव्य श। और वो कैसे बोला जाएगा? जीभ को नीचे टच करके बोला जाएगा, तो उसको बोलेंगे तालव्य श। और बाकी के च वर्ण वाले जितने भी आएंगे वो भी सारे तालव्य वर्ण में आएंगे। ठीक है, अब हम मूर्धन्य श देखते हैं। तो मूर्धन्य श किसे बोलेंगे? तो मूर्धन्य श जिन वर्णों का उच्चारण जीवा यानी जीवा और मूर्धा यानी ऊपर का जो भाग, ऊपर का तलवे का भाग है ना, उस ये मूर्धा, जो मूर्धा बोलना पड़ता है ना, उसमें पूरे दिमाग पे जोर पड़ता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण जीवा और मूर्धा पर लगने से होता है, उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब देखो र बोलोगे ना, जीभ ऊपर टच होगी, र र र र, तो पूरा दिमाग पे बाहर जाता है, तो र। और फिर देखो इसमें ये दूसरा वाला श आया, तो इसका उच्चारण जीभ को ऊपर टच करके बोलना रहता है, श। फिर ये जो तलवा वाला था श, तो जीभ को नीचे टच और ऊपर टच, यानी दोनों श के उच्चारण अलग अलग होते हैं। तो ये वाला श था ना वो तालव्य, और ये जो षट्कोण का स है वो मूर्धन्य श कहलाएगा। तो इसमें ट वर्ग वाले आएंगे, तो ट वर्ग वाले कौन से आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। ये तुम बोलोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, कांच में देख के बोलना, तो आपको पता चलेगा आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है। तो ट, ठ, ड, ढ, ये सब बोलोगे तो जीभ कहाँ टच होगी? ऊपर होगी और दिमाग पर जोर आएगा। तो ये सारे कौन से वर्ण हैं? मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण हैं। फिर दंत्य वर्ण। तब दंत्य वर्ण यानी दांत और तुम्हारा जीभ का उपयोग होता है, तो वो कौन से वर्ण है? दांत और जीभ का उपयोग करके दंत्य वर्ण। तो ल और स। देखो अब ये तीसरा वाला स आया, जो आप बोलोगे सगड़ी का स बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स के उच्चारण इसलिए मैंने साथ में लिया हुआ है कि आपको समझ में आए कि भाई ये स तालव्य है, ये मूर्धन्य और ये दंत्य है। तो दांत और जीभ का उपयोग होता है, जैसे ल तो आप बोलोगे जीभ और दांत टच होगा। फिर स वो सिंपल, सब बच्चे तीनों का उच्चारण यही वाला स करते हैं। मोस्ट ऑफली ऐसा होता है कि बच्चे यही वाला स का उपयोग तीनों में करते हैं, पर अब आज आप समझ जाओगे तो उच्चारण की थोड़ी प्रैक्टिस करना। तो ल और स, और उसके बाद कौन से वर्ण आएंगे? त वर्ण वाले। तो त वर्ण वाले कौन से हैं? त, थ, द, ध, न। ये वर्ण उच्चारण करने में आपके जीभ और दांतों का उपयोग होता है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? दंत्य वर्ण। क्या बोलते हैं? दंत्य वर्ण। अब द्व्योष्टक वर्ण, तो उसमें क्या आएगा? व यानी आप ये उसमें ये आप ऊपर वाले दांत और होंठ का उपयोग करते हैं।
तो वो कैसे व, तो देखना ऊपर का दांत होंठ नीचे पर लगेंगे, व इस तरह बोलोगे। फिर ऊ, तो ऊ बोलने में भी आपका ऊपर का दांत होंठ, तो ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ। और फिर प वर्ग वाले आएंगे। कौन से प वर्ग वाले, यानी ये वाले प, दोनों होठों का उपयोग होगा। प, फ, ब, भ, म, दोनों होठों का उपयोग होता है। समझ में आया आपको ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और द्व्यष्टक। तो ये सबका उच्चारण हम व्यंजन के लिए करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर स्वर और व्यंजन समझा, और संयुक्त व्यंजन अब हम आगे देख रहे हैं। अब हम देखेंगे आगे संयुक्त व्यंजन। तो देखिए मैंने इसमें संयुक्त व्यंजन 4 अलग विभाग रखे हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो व्यंजन स्वर माध्य की सहायता से उसका उच्चारण नहीं होता, उसका व्यंजन से व्यंजन द्वारा ही उच्चारण होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं, क्षत्रिय का श है ना, उसका उच्चारण क प्लस ये मूर्धन्य श का उपयोग होगा। तो कैसे बोला जाएगा, क्षमा। अपन नॉर्मली बोलते तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये ऐसा ही होता है। क प्लस श, तो श, क्षमा, क्षमता, ये वाला श। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन में ये देखो, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन का उपयोग किया है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। तो क्षमा और क्षमता। फिर देखेंगे त्र। तो त्र का उच्चारण करने के लिए स्वर माध्यम की जरूरत नहीं है, व्यंजन ही का उपयोग होता है। त प्लस र, त भी क्या है व्यंजन और र भी क्या है व्यंजन। त प्लस र तो क्या बनेगा त्र, तो पत्र, त्रिपाठी, तो त प्लस र त्र। फिर देखिए ज्ञ, ऐसे आप लोग ज्ञ ऐसा बोलते हैं, लेकिन सही उच्चारण होता ज्ञ आता है। तो ज्ञ का उच्चारण कैसे होगा, ज प्लस इय, तो ज्ञ बनेगा। तो इसमें भी कहीं पे भी स्वर का उपयोग किया गया नहीं, किसका उपयोग किया गया है, व्यंजन का, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। तो इसको क्या बोलेंगे, ज्ञान। ऐसे आप लोग बोलते हैं ज्ञान, लेकिन सही उच्चारण है ज्ञान, विज्ञान। तो क्योंकि इसका बाद ज प्लस इय उच्चारण होता है, इसलिए इसका क्या बोलेंगे, ज्ञान। आप लोग ज्ञान बोलते हो, पर सही उच्चारण ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान। फिर श्र, तो श्र में देखो ये तालव्य स और र, तो ये दोनों क्या है, व्यंजन है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। श और र तो क्या बनेगा, श्री, श्र, श्र, इसको बोलेंगे श्र, तो श प्लस र श्र, तो उसका शब्द बनेंगे श्रीमान और श्रवण। तो ये 4 आपने देखा संयुक्त व्यंजन है, श, त्र, ज्ञ और श्र, तो ये संयुक्त व्यंजन। अब हम देखेंगे संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर भी अलग है, जैसे कि हम ऐसे आपने ऐसे लिखते हो आप नॉर्मली द्य, द्व, द्व, तो ये कैसे लिखते हैं, तो द प्लस ध, तो क्या बनेगा ध्य, तो ये द और इसके नीचे ध लिखा जाता है। तो ये कैसा लिखा है मैंने, प्रसिद्ध, देखा द के नीचे ध, तो ध्य। समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे, संयुक्ताक्षर। एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन नीचे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। तो द प्लस ध्य, ध्य प्रसिद्ध। फिर द प्लस व, ध्व, इसको क्या बोलेंगे, ध्व, द के साथ व जुड़ा है, इसमें ध जुड़ा है, इसमें व, तो विद्वान। जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना उसे विद्वान बोलते हैं, तो विद्वान। ठीक है। फिर द प्लस द, तो द प्लस द, तो ये इसका उच्चारण कैसा होगा, खद्दर, खद्दर, तो द के नीचे द है, इसमें खद्दर। समझ में आया। तो ये संयुक्ताक्षर हुआ। अब हम देखेंगे नुक्ता किसे कहते हैं। हिंदी में देखा है आपने, न के त के नीचे ऐसी बिंदी, फिर ड के नीचे, ढ के नीचे बिंदी लगी रहती है, तो वो बिंदी नहीं है, उसको हिंदी में बोलेंगे नुक्ता। क्या बोलेंगे, नुक्ता। तो ये जो 7 व्यंजन हैं उसके नीचे नुक्ता आता है, लेकिन ये फारसी भाषा में ज़्यादा उपयोग होता है, अपने यहाँ कम उपयोग होता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए लिखा है मैंने, क, ख, ग, फ, ज, ड और ध, इसके नीचे नुक्ता आता है। फारसी भाषा की तरफ ज़्यादा उपयोग होता है और इसको बहुत कोमलता से बोला जाता है। उसका उच्चारण एकदम समझ में नहीं आता कि नुक्ता का अपन बोल रहे हैं, ये एकदम कॉमन
फॉर्मल तरीके से बोला जाता है। फिर हम देखें र वर्ण विभिन्न रूपों से लिखा जाता है और बोला जाता है। तो कैसे बोला जाता है? तो र एक तो सिंपल, जो र जैसे मैंने सिखाया र के साथ अ का उच्चारण हुआ, तो जैसे र प्लस अ तो क्या बनेगा र। तो भारत, इसमें किसी की उपयोग भारत, सागर, तो ये र सिंपल तरीके से उपयोग हुआ है। लेकिन ये देखो प्र लिखा है, इसके नीचे मैंने रेफ किया है, दिख रहा है आपको ये वाला। तो इसका हम उच्चारण र करेंगे। तो क्या र प्लस इसका उच्चारण, ये नीचे रेफ, इसका उच्चारण र होता है। जैसे हमने लिखा ये क्रम नहीं पढ़ेंगे, ये नीचे रेफ किया है इसलिए पढ़ेंगे क्रम। और ये प के नीचे प्रिय नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नीचे रेफ है इसलिए क्या पढ़ेंगे प्रिय। तो र का इसका रेफ का उच्चारण क्या होगा र। फिर एक ये र है तो ऊपर आप ये रेफ करते हो, जैसे चंद्र बिंदु पर, चंद्र बिंदु में से बीच में बिंदी आती है तो इसका उच्चारण र होता है। क्या होता है र। तो क्या बोले कम पढ़ेंगे नहीं, ऊपर हमने ये चंद्र बिंदी करी है निशानी, इसलिए हम क्या बोलेंगे कर्म। तो इसका उच्चारण क्या हुआ र, कर्म, स्वर्ग। फिर ये र प्लस अ, जैसे कि इसके नीचे आप देखो ये दो नीचे ऐसे निशान लगा है ये, तो ऐसा जो निशान लगा है तो उसका उच्चारण भी हम र करेंगे। जैसे मैंने लिखा है ट्रक, टक पढ़ोगे नहीं, ये जो निशान लगी है इसका क्या हो जाएगा उच्चारण र बन जाएगा। तो ट्रक, ट्रैक्टर, राष्ट्र, ये सारे शब्द इससे बनते हैं। तो आज हमने वर्णमाला के माध्यम से स्वर, व्यंजन और उसमें आने वाली सारी चीज़ें हमने सीखी। तो आप सभी बच्चों को इसकी जानकारी हो रही होगी। तो इसके द्वारा आज आपको गृह कार्य करना होगा। मैं इसकी PDF फाइल भेजूँगी, आप देख देख के वो सारी चीज़ें आपको लिखना है, याद करना है। और इसके द्वारा भी आपको थोड़े बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसकी आपकी तैयारी करनी है। तो धन्यवाद मित्र आप सभी को।